वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की यह पत्रकार वार्ता है। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी विलंब के मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता में अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय सभी यहाँ सम्मानित उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित पत्रकार जगत के परिवारजन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुए और मीडिया को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो विजन था, जो हमारी बातें थी, जो हमारी पब्लिक से हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम था, उसमें आप सबने खूब सहयोग किया, खूब मदद की और मैं मानता हूं कि जैसी हमें आशाएं थी उससे बढ़ चढ़कर, तो मैं सबका आपका आभारी हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। चूंकि लोकसभा के संदर्भ में देश में भी चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव एक तरह से कंप्लीट हो गए, तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट का परिणाम था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आशाओं के विपरीत था, उसके बावजूद जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस जनों ने और आम जनता ने जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही, जो हमें चिंतित भी किया और नेचुरल स्वाभाविक राजनीतिक दल है, तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को, बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29, और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29, पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं, मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहां 375 वोट नहीं डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी ने कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए, जो जनता को गुमराह करना और 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है देश की,
जो प्रदेश की 20 साल की सरकार है, जो 75 साल की आजादी के बाद का नैरेटिव है, वो देश में कैसा बना, प्रदेश में कैसा बना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से एक नारा दिया, मोदी परिवार। मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देंगे, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, पर मनमोहन सिंह जी ने, पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है हम जातिगत आधार पर आरक्षण है उसके समर्थक हैं, थे और रहेंगे संविधान में। तो एक पाखंड ये। फिर अडानी और अंबानी जी ने जो टेम्पू में बोरे भर भर के पैसे भेजे, नोट भेजे, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आज 10 दिन बाद भी बयान देने के बाद भी एक आदमी नहीं गया उनके पास या किसी और के पास, या किसी, मतलब झूठ और मोदी जी चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के पर्याय है। अब आप देखो, एक इंटरव्यू में आदरणीय मोदी जी ने कहा इसी चुनाव के दौरान कि मुसलमान भाइयों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझे और उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट बैंक समझती है, उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और दूसरी जगह भाषण में कहते हैं कि सारा बजट का पैसा उन्हीं को दिया इनने 70 साल में। मतलब मेरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत और घृणा पे चुनाव चाहते हैं, बंटवारे पे चुनाव चाहते हैं। 10 साल के हिसाब पे कांग्रेस के 5 न्याय और वचन पत्र, 25 गारंटी पे नरेंद्र मोदी ने 20 भाषणों में जिक्र कर दिया। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके वचन पत्र पे, क्या है बीजेपी का वचन पत्र, क्या है उनका घोषणा पत्र, क्या है उनका वो विजन डॉक्यूमेंट, कभी एक बार भी नहीं। जिस दिन वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आया था उस दिन अखबारों की सुर्खियां बना थी। उसके बाद एक बीजेपी के नेता ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है उनके पास कुछ था नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनके इसका असर नीचे भी हुआ बीजेपी का। मोहन यादव जी गए तो उन्होंने कहा मुफ्त का अनाज लेते हो, वोट नहीं दोगे क्या? आदिवासियों, मुफ्त का तुम अनाज लेते हो, हमारी सरकार देती है, वोट नहीं। एक कितना अपमानित करेगा आदिवासियों को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। मतलब मुझे शर्म आती है कि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है देश में, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मैं बार बार कहता हूं पर्ची के मुख्यमंत्री है, 3C के मुख्यमंत्री है। ये क्यों कहना पड़ता है? ये इसलिए ही कहना पड़ता है कि उनके धीरे धीरे वक्तव्य इस स्तर के आते हैं। फिर शिवराज जी ने कल बंगाल में कहा कि हम मध्य प्रदेश में बहनों को 3000 दे रहे हैं, अभी 1250 है, अब 3000 की प्लानिंग। शिवराज जी ने पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में एक दिन भी नहीं बोला, ये बंगाल में बोला जाके। शिवराज जी, आपके हलक से विदिशा में ये बात क्यों नहीं निकली? अरे आपके मुंह से मध्य प्रदेश में आपने इतनी सभाएं की, वहां एक बार भी 3000 की बात हम चिल्ला के कहते रहे कि 5 गारंटी मोदी की थी, एक भी पूरी नहीं हुई। आज 4 महीने हो गए, न 2700 के गेहूं का दाम दिया, न 3100 के धान का दाम दिया, न 3000 बहनों को दिया, न 450 का गैस सिलेंडर दिया। आपने, मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, चाइना का माल मोदी गारंटी, ये हम बार बार कहते रहे, यहां नहीं बोले। मतलब कुल मिला के झूठ
के आडंबर पर चुनाव लड़ने की जो प्रयास था इनका, ये अद्भुत और अकल्पनीय फेल्यूर मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है। बीजेपी की 29 तो नहीं, अब यार 5-7 तो कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकले। और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य में समझना आप लोग, और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है। ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पे काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी से। पर मैं इस अवसर पर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3C के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सके। आप गृह मंत्री भी, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो, चिट्ठी लिख के बोला, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा, 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री है, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। अभी कल एक स्कूल संचालक ने 8 साल की बच्ची के साथ जाति की और 8 साल वो पकड़ा भी गया, उसको पुलिस दबा रही थी। अब आज पकड़ा गया तो स्कूल बुलडोजर, ये वो भाषण बीजेपी की सरकार और उसके अधिकारियों के मुंह से नहीं आते हैं, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ साथी है जिसने ये किया। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3C के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। अब आप देखो कि अभी 3 दिन पहले शहडोल में 4 मई को एक रेत को लेकर माफियाओं ने महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर कुचल के मार डाला शहडोल में। 6 महीने पहले पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचल कर मार डाला था। फिर सरकारी महकमे से माफियाओं ने के 10 बड़े केस हुए इस पूरे पीरियड में शहडोल, केवल शहडोल। कार्रवाई नहीं है, सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं। एक तहसीलदार का माफियाओं ने अवैध खनन रोकने को लेकर हाथ तोड़ दिया, अखबारों की सुर्खियां बना। वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा कर मारा है, आपको याद, आप ही लोगों ने लिखा है। शहडोल में सोन बनास नदियों पर रेत का अवैध खनन अद्भुत और अकल्पनीय है, पर मोहन भैया की सरकार चुप है, मौन है। गृह मंत्री चुनाव लड़ने में व्यस्त है और रोज आनंद करो, ताली तो बनती है, बजाओ ताली। भाषण में ऐसी धार्मिक बातें, मोदी जी बजरंग बली का रूप है, भगवान स्वरूप है,
चापलूसी की पराकाष्ठा पर आदरणीय भक्त बजरंगबली के मोहन यादव जी, आप ये बताओ, आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले 4 महीने में 6 से ज्यादा बड़े तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, इस तरह के लोगों को कई लाठियों से पीटा, कई हत्या कर दी। कर्मचारियों का खौफ खत्म हो गया, सरकार का और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे वन कर्मियों पर एक तो केस आया था कि कैंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया, मतलब ये नक्सली वारदात हो गई एक तरह से। आपने देखो कि संजय गांधी टाइगर रिजर्व टीम में भिवारी में वहां एक वन विभाग की टीम पे पेट्रोल बम फेंक दिया। एक सेना के जवान को पीटकर अस्पताल पहुंचाया, वो भी एक आया था, रेत माफियाओं ने किया था, भिवारी में हुआ था ये भी। तो कहने का अर्थ है कि सारे आदिवासी जिलों में अभी चुनाव के पहले में और विक्रांत भूरिया जी, एक बहन को 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, किया किसने? जो वहां के प्रत्याशी थे उसके रिश्तेदारों ने। हम केवल देखने गए गांव में, न बच्ची से मिले, न उसके पिता से मिले, न उसकी मां से मिले, न उसके भाई से मिले, किसी से नहीं मिले। पास्को एक्ट में मेरे पे एफआईआर कर, मतलब पराकाष्ठा कितनी भयंकर है। आप आवाज मत उठाओ, जो बलात्कारी है वो आनंद में है, जो अपराधी है वो आनंद में है। आप मिलने जाओगे तो आप पे पास्को में, कितनी बड़ी घटना है। एक प्रदेश के एक पार्टी के विपक्ष का मुख्य दल, उसके अध्यक्ष पे पास्को में केस लगा दिया। मोहन भैया गृह मंत्री है हमारे। मैं मानता हूं कि अद्भुत अकल्पनीय है और कानून व्यवस्था बहुत, एक आईएएस को भी ट्रैक्टर से कुचल के पहले इन्होंने कर दिया था। अंतोगत्वा में एक लिस्ट जारी कर रहा हूं जो इतने दिनों में कितने केस हुए मोहन भैया के राज में क्राइम के। और जैसा मैंने उज्जैन में भी मॉर्निंग वॉक करते करते एक व्यापारी की हत्या कर दी, 3 दिन पहले की कहानी है। तो कहने का अर्थ ये, हमने कई पत्र लिख दिए, कई बार बात उठा दी। एक केस आया था कि जीएसटी देनी पड़ेगी, अवैध वसूली। एक थोड़े दिन पहले ग्वालियर या कहीं आया था केस। अभी जबलपुर में गोलियां चलाते हुए एक वीडियो आया था। मतलब कहने का ओएसडी बनकर गए मुख्यमंत्री के ओएसडी। थोड़े दिन पहले एक केस आया था मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन्होंने 20 लाख रुपए की ठगी की 6 अधिकारियों से, बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया सीधे। टीकमगढ़ निवाड़ी में सक्रिय थे, टीकमगढ़ निवाड़ी में। तो कैसा गृह मंत्री है हमारा। कुल मिला के कहानी यह है, एक ग्वालियर में जो केस हुआ था उसमें 15 साल की बच्ची थी, वो पूरा परिवार ग्वालियर छोड़ के भाग गया, मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के पुलिस भी परेशान, रेड डला, उसके बाद वो कभी नहीं मिला। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि लगातार कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं फिर से, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें भी 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराध बढ़े, 50,900 घटनाएं हुई, उसमें मध्य प्रदेश की 7,200 घटनाएं थी। ये पिछला कार्यकाल जो गया है 21। ऐसे ही 25% अपराध बढ़े, 25% अपराध। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एसटी, एससी, महिलाएं सब मिलाकर 25% अपराध का ग्रोथ होना अपने आप में शर्मसार करता है मध्य प्रदेश को। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज पर आनंद कर रहे हो, आपके राज्य में क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है। तो जो हमारे 3 सी के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है, या तो एक भी आपने मीटिंग नहीं ली कानून व्यवस्था को लेके। कभी हमने अखबार में नहीं देखा कि डीजीपी को या पुलिस के आला अफसरों को या प्रशासन के आला अफसरों को आपने कानून व्यवस्था को लेके बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इन अपराधों को, इन बहनों की अस्मत को, ये बढ़ता हुआ लगातार अवैध वसूली को। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन अपहरण की घटनाएं होने लगे और जैसे पकड़ होती थी, फिरौती होती थी, उस तरह का प्रदेश तो हमारा नहीं बन रहा है।
और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है उसकी, मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहे हैं जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार हो गई, ये क्राइम करने वाले माफियाओं की सरकार हो गई। मैंने कहा, एक दिन एक ट्वीट कर दिया था, किस शहर में कौन सा माफिया पनप रहा है, रतलाम में कौन सा पनप रहा है, इंदौर में कौन सा पनप रहा है। तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि ये छवि खराब कर रहे हैं। छवि तो तब खराब हुई थी कि राजनीतिक माफियाओं ने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। छवि तो तब खराब हुई थी आपकी जब एक खजुराहो और इंदौर में आपने एक मत डालने से वंचित कर दिया आम जनता, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतने बड़े जनसमर्थन के बाद। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जल्दी से कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा करनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार में, उनको लेकर भी बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे नाम समेत कि कौन कौन सा दलाल कहाँ कहाँ सक्रिय है और कौन कौन सा अधिकारी किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, कौन कौन सा मंत्री किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के विभाग के ऑफिस में कौन कौन से दलाल सक्रिय है। ये बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे। तो मैं फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बहुत गंभीर अवस्था में है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि 100 दिन के प्लान की बात करने वाली सरकार दिन पे दिन 100 दिन में और बदतर क्यों प्रदेश हो गया। धन्यवाद। हाँ, एक इनका सबसे पहले, हाँ आपका ले लो। नहीं, मैं इसको लेके बार बार कह चुका हूं, चूंकि चुनाव चले गए तो जाने वालों की पूछ परख समाप्त हो गई। मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग गए वो आपके भी अच्छे परिचित है, मेरे भी बहुत सम्मानित है। अब वो एक दिन उनको स्टेज पे बिठवा देना बीजेपी के किसी, तो मैं आप पे मतलब मैं कृपा करके, तो ये जाने वालों की जो दृढ़ता जिसमें नहीं है, विपक्ष में रह के आइडियोलॉजी की जिसमें क्लियरिटी नहीं है, जो सरकार के साथ रह के सुविधा भोग के अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहता है, वो विपक्ष में काम कर ही नहीं सकता था। धन्यवाद, वो चले गए। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। पहले अजय सिंह जी ने इस बात की बहुत लड़ाई लड़ी थी कि जो लोग गए हैं पीठ पे करोड़ ठोक के गए हैं उन्हें वापस ना लिया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता वीटो प्रयोग करते हैं और बाद में उन लोगों को बड़े सम्मान के साथ वापस लाते हैं। आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा निर्णय होगा? और एक और सवाल, यदि आप दाही में पहुंचते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? नहीं, अभी रिजल्ट के बाद ये बात तो सुरक्षा और असुरक्षा करें। हमें तो इच्छा है कि मोहन यादव जी 5 साल अब मुख्यमंत्री बने रहे। मैं तो भगवान करे उनको कि बीजेपी उनको कभी बदले नहीं। मेरी तो अपेक्षा ये है, कांग्रेस पार्टी की इच्छा ये है कि मुख्यमंत्री जी अब 5 साल मोहन यादव जी बने रहे। हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं। और पहला दूसरा सवाल बहुत गंभीर है आपका, जो कांग्रेस, मैंने अभी शुरुआत में कही थी ये बात कि हम हर बार बीजेपी पे तोहमत लगा दें और वो जीत गई तो ये कारण थे और अपनी कमियों को छुपा लें, ये कभी नहीं हो सकता है। 4 बार हम हारे हैं, इसका मतलब परिवर्तन हमें भी चाहिए, सुधार हमें भी चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बने जो एक तरह से उदाहरण बने। तो जो लोग गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक रणनीतिक फैसला भी करना है। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, बहुत सी चीजें बदलाव के बाद थोड़े 1-1.5 महीने में दिखेगी। हाँ,
ये कैसे लगा आपको कि कुछ भी नहीं किया? मतलब कानून की बात तो कानून, क्या करना था आप बताओ? क्या इसमें क्या मुख्यमंत्री का घर घेर ले? घेरेंगे? एक इधर, अरे एक मिनट, आप बैठो। आप इतना उत्तेजित क्यों हो? बैठो ना, एकदम खड़े क्यों हो? हाँ, एक आराम से, पहले आराम से। हाँ बता। आपने सर पीएम के बयानों की बात की, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान जब करने लगूंगा तो मैं सियासत करना छोड़ दूंगा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, और अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो 370 जैसे जो हमारे फैसले उनको बदल देंगे। ये भी एक झूठ, जो मैंने कहा ना, एक झूठ। ये 370 का किस नेता ने कब कैसे कहा, पता ही नहीं किसी को। देश के लिए कानून व्यवस्था बनती है, व्यवस्थाएं बनती है, कोई भी सरकार बने उस पर काम करते हैं। अब रही बात जो पहले बयान की, उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मेरा राजनीति में होना, इसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी। आप इस बात को मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री की इस बात को आप मानते हैं? नहीं, यस तो मैं बताओ। नहीं, हम तो नहीं मानते, हमने तो कह दिया। आप मानते हो क्या? अरे ये मैंने बता दिया, हम नहीं मानते, आप मानते हो क्या? हम भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे? एक आपसे आखिरी में पूछूंगा। एक मिनट क्या? कांग्रेस में जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानून प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। ऐसा है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी इस 75 साल की आजादी के बाद देश में बहस क्या है? संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण अलग करते हैं, उनके नेता अलग करते हैं। देश में इस बार का चुनाव 60% इसी बात का है कि देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं। चाइना जैसा तो नहीं हो रहा है एक पार्टी का शासन, सरकारी मीडिया। रशिया जैसा तो नहीं हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होने लगी। इस तरीके से देश तो नहीं जा रहा। तो देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो महसूस आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रही है, आमजन भी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है कि देश में चुनाव के 1 महीने पहले तक बीजेपी ही आएगी, ऐसा व्यवहार तो आपकी बार 400 पार। और अब अलग अलग जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के आसपास आएगी, सरकार तो बन जाएगी पर 270, 80, 90 आएगी। ये क्यों कहने लगे? हम कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं 150 से 200 के अंदर रहेगी बीजेपी और पूरा इंडिया गठबंधन। पहले वो 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, अब सरकार बनाने पे आए हैं। एनडीए पूरा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि जो सवाल आपने किया ये देश और जनता के जहन में है। ऐसा गृह मंत्री जो इस तरह की भाषा बोले उसको आपने क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया? ये जनाजा तो मुस्लिम भाइयों का लगता है, दिग्विजय सिंह जी तो हिंदू था, उनको कहते तो कंधे की बात करते हैं। इसमें अमित शाह जी को जितनी निंदा करो कम है। मेरे संज्ञान में है पूरी बात। यही एहसास प्रदेश की जनता और मीडिया जगत का है। जब लॉ कॉलेज पर इस तरह की एफआईआर हुई थी जो प्रोफेसर पे, तो उस समय के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 15 दिन तक पूरा प्रदेश माथे पे चढ़ा लिया था। हाई कोर्ट में जो बात गई उसको लेकर भी अलग अलग तरह के वर्डिक्ट आए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई, मध्य प्रदेश सरकार को भी लगाई और पुलिस विभाग को भी लगाई। ये इसीलिए कि इनके नफरत और घृणा की जो राजनीति है ना, उसको सबक सिखाया है सुप्रीम कोर्ट। तो मैं समझता हूँ फिर सीखे, भगवान करे को सद्बुद्धि है। ये बात अब जब मैं कह रहा हूँ 2.5 के इसमें लोकसभा की सीटें आ रही है
पूरी पार्टी एकजुटता से कार्यकर्ताओं ने इतने खराब दौर में चुनाव को इतना अच्छा उठा लिया और आप पुरानी बातों को लेके पड़े हो। आखिरी में आखिरी अरे आखिरी में अच्छा एक इनका सवाल पूछ लें तो क्या है आखिर। एक मिनट इनको एक मिनट इतनी उत्तेजना क्यों है आप में, पहले तो वो बताओ और फिर बताओ। अच्छा बताओ। प्रदेश की राजनीति से इतर है। कल प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कहा है कि वाजपेयी सरकार मोदी सरकार से अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के टॉप नेता भी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यशैली से प्रभावित है। इस बारे में आप क्या कहें? अच्छा ऐसा कहा क्या? कल हमारे पास अच्छा इंडिया टीवी में भी बोला है और हमारे पास हाँ हो गया। अक्सर इस बारे में आप थोड़ा बताइए। अरे हो गया ना, अच्छा बात है आपने बता दी मुझे। आपको बताइए इसका सवाल क्या है इसमें? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी मानती है ना कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यशैली से प्रभावित है। तो सवाल क्या है? आप बताइए, आप बहुत अच्छा सवाल है। हेमंत विश्वास शर्मा ये क्यों नहीं बता पाया अभी तक कि शारदा घोटाले में वो आरोपी थे, मुख्यमंत्री कैसे हैं? क्या लॉजिक है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में महंगाई को कम करने की बात की थी, बेरोजगारी को कम करने की बात की थी, करप्शन हटाने की बात की थी, जो देश का नैरेटिव था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की थी, वो कहाँ है? जब देश में जिस तरीके का वातावरण घर में है, यातना महंगाई की, घर में बेटा बेरोजगार, माता पिता खून के आंसू है, किसान है कर्जदार, और उनको केवल नैरेटिव धार्मिक ले जाना है। यही तो देश की जनता इनको 400 से नीचे 200 पे लाई है, इसीलिए लाई है। बिल्कुल हाँ। अब मैंने आज आपको कहा कि सूची जारी करूंगा तो करूंगा। मैं उस तरीके का आदमी तो नहीं हूं कि बोल दूं और छोड़ दूं। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि सरकार हमारी है प्रदेश में, हम एक विपक्ष जिम्मेवार है। हमारा काम है मुख्यमंत्री को आगाह करना कि आपके दलाल जो घूम रहे हैं आपकी छवि खराब हो रही है। करप्शन, क्राइम और कर्ज की सरकार बन रही है, तो क्राइम पे कुछ काम करो, करप्शन जो हो रहा दलालों पे लगाम कसो और प्रदेश की जनता की सेवा करो, वादे पूरा करो। हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये आगाह कर रहे हैं। पूरा बहुत अच्छा। मेरा सभी पीछे भैया थोड़ा शांति बनाओ, पीछे भैया पीछे शांति बना लो थोड़ी, 2 मिनट और। इनका अच्छा सवाल है कि इन्होंने कहा, सर ने मुझे सवाल है इनका कि राहुल गांधी तो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं और आपने कहा कि मीडिया का खूब सहयोग मिला। सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, पूरे मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो किन लोगों के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए करते हैं। गोदी मीडिया कौन है? जो पत्रकार क्या होता है उसके असर को जिनने कम कर दिया, जो ईमानदार लोग हैं उनका भी सम्मान। क्या कारण है कि इस देश में गोदी और मोदी मीडिया की बहस हुई? ऐसा देश क्यों बना? तो नहीं मैं बहुत अच्छा 90% साथ दिया, मैंने तारीफ की, आभार व्यक्त किया और आगे भी करूंगा, दिलेरी से करूंगा। आपके बगैर हम क्या है? विपक्ष क्या है? विपक्ष और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती, करप्ट ही रहेगी। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सहयोग किया, पर राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। मीडिया का एक एक पत्रकार ईमानदार है, जर्नलिस्ट ईमानदार है, अपना काम भी करना चाहता है, पर जो हाउसेस हैं वो काम करने दे कैसे है? क्योंकि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल मोदी और गोदी और सरकार पे है। तो ये सवाल है देश के लिए। राहुल गांधी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो चौथे स्तंभ है वो अगर इस तरीके से अपन कर देंगे करप्ट, तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है।
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।